सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, प्राइम चर्चा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के विरोध में जनजी छात्रों का उग्र प्रदर्शन हुआ और इसके चलते कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ बगावत कर रहे प्रदर्शनकारी छात्र नेपाल की संसद तक पहुंच गए और इस हिंसक प्रदर्शन के चलते अब तक 19 लोगों की मौत बताई जा रही, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि देर रात नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया से प्रतिबंध को हटा दिया है, लेकिन आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाते हुए फेसबुक, व्हाट्सएप और एक्स सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का आरोप लगाया था। वहीं इस दौरान प्रदर्शन हिंसक हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के पास पुलिस के अवरोधकों को तोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पहले स्थानीय पुलिस ने हर संभव कोशिश की, लेकिन जब हालात बेकाबू हो गए तो सेना को उतारा गया। वही सरकार का यह कहना है, चूंकि इस मुद्दे को बहाना बनाकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे, इसलिए सोशल मीडिया साइटों को फिर से खोलने का फैसला जो है वो किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नेपाल से तस्वीरें जहां पर ये जो प्रदर्शन था वो देखिए काफी उग्र प्रदर्शन हो गया। कई लोगों की मौत, कई लोग घायल, 300 से ज्यादा की संख्या में जो लोग हैं वो जख्मी हैं। और देखिए ये भारी बवाल जो है वो कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन देखिए सरकार ने जब जो सोशल मीडिया साइट से उन पर बैन लगा दिया था, लेकिन उसके बाद देर रात को ये जो बैन था सोशल मीडिया साइट्स का उन्हें हटा दिया गया। हालांकि अगर बात करें विरोध प्रदर्शन की, तो विरोध थमने का नाम अभी नहीं लिया है। विरोध प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी है। ये खूनी संघर्ष जो है नेपाल में, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा इन आंदोलन के सामने। और जिस तरीके से जनजी के प्रदर्शन ये देखने को मिल रहा था, एक मांग लगातार की जा रही थी कि ये जो प्रदर्शन है, जो सोशल मीडिया साइट्स को बंद किया गया है, उनको पुनः यानी कि दोबारा से चालू किया जाए, बैन हटा दिया जाए। लेकिन अब देखिए ये प्रदर्शन की तस्वीरें सामने निकल कर आई, आंदोलन की एक बड़ी तस्वीर देखने को मिली। हालात इस तरीके थे कि पहले तो जो पुलिस थी उसको उसे उतारा गया सड़कों पर हालात को काबू करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद देखिए जो तस्वीरें थी वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें थी। इतना बड़ा आंदोलन ये देखने को मिल रहा था। हालात जब काबू नहीं हुए प्रदर्शन के, उसके बाद देखिए सेना को जमीन पर उतारा गया और उसके बाद कहीं ना कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसी के साथ ही पानी की जो बौछारें थी वो प्रदर्शनकारियों पर की गई, जिससे जो हालात है वो काबू किए जा सके। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये तस्वीरें नेपाल से तस्वीरें हैं, जहां पर कैसे 24 घंटे में कैसे ये नेपाल जो है पूरा हिल गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, कैसे ये जो बड़ा प्रदर्शन रूप लेता हुआ नजर आया है, भारी बवाल की ये तस्वीरें। बड़ा सवाल ये कि आखिर इतना उबाल क्यों, किस लिए? एक बड़ा सवाल ये भी कहीं ना कहीं खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि जो प्रदर्शन था, ये जो नौजवानों का ये प्रदर्शन था, क्या ये सिर्फ जो प्रदर्शन है उसके पीछे क्या कोई और चेहरा भी है? इस तरीके के तमाम सवाल देखिए घिरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये आंदोलन की एक बड़ी तस्वीर, सरकार के खिलाफ एक बड़ी नाराजगी नौजवानों की। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये देखिए सड़कों पर कैसे आगजनी की गई, किस तरीके से जो एक बड़ा रूप ये प्रदर्शन लेता हुआ नजर आया। जब जो स्थानीय पुलिस है उससे भी हालात नहीं समझे, उसके बाद सेना को उतारा गया कि सेना को ये पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई कि आप इन हालातों को काबू करें। लेकिन उसके बावजूद देखिए हालात ऐसे बन गए थे जो काबू नहीं होते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कहीं ना कहीं पानी की बौछारें की गई और उसके बाद भी हालात काबू नहीं हुए। जनजी के जो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे लोगों, साफ तौर पर उनका यह कहना था कि जो सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया है इस बैन को हटाओ। देखिए हालांकि संघर्ष काफी बड़ा संघर्ष है, उसके बाद देखिए सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा और जो बैन था उनको वापस लेना पड़ा। तो हालात काफी बेकाबू होते हुए नजर आए। लेकिन देखिए सरकार का दूसरी तरफ ये कहना कि इस मुद्दे को बहाना बनाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, इसीलिए सोशल मीडिया साइटों को फिर से खोलने का फैसला किया गया। और हमारे साथ चर्चा में खास गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जमशेद सिद्दीकी जी जुड़े हुए। जमशेद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही विदेशी मामलों की जानकार हमारे साथ वीरेंद्र नाथ भट्ट जी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीरेंद्र नाथ जी, वीरेंद्र, जो बड़े प्रोटेस्ट की तस्वीर नेपाल से सामने निकल कर आई, तमाम बड़े सवाल लेकर आई है ये तस्वीरें। ये बड़ा सवाल है कि क्या नौजवानों के लिए जो प्रोटेस्ट था ये करना यूं ही मुमकिन था,
या फिर ये जो प्रोटेस्ट है महज कलेक्टिव या फिर सिंगल गोल की वजह से था, या फिर इसके पीछे कोई और चेहरा है? वीरेंद्र जी। तो प्रोटेस्टर्स ने ये बात को स्पष्ट किया है कि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इसका कारण केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना नहीं है। बिल्कुल। सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, लोग परेशान हैं, और जिस तरीके से वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको ये माना जाता है कि वो चीन का कठपुतली है, केपी शर्मा ओली, उसको लेकर के वहां पे बहुत नाराजगी है। और भारत के संदर्भ में अगर इस घटना को देखें तो पहले मालदीव, फिर श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश। तो भारत के पड़ोसी देशों में लगातार विदेशी शक्तियों का दखल रहा है, अमेरिका का, चीन का। और जिस तरीके से डिस्टेबलाइज किया गया मालदीव को, फिर डिस्टेबलाइज किया गया श्रीलंका को, कि वहां पे तो जो है देश दिवालिया हो गया था, लेकिन भारत ने तुरंत वहां पर $5 बिलियन की तुरंत आर्थिक सहायता दी, और खाद्यान्न दिया, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई की। तो श्रीलंका को भारत ने सामान्य किया, स्टेबल किया, वहां नॉर्मल हुआ। यही भारत ने मालदीव में किया, और मालदीव के जो प्रेसिडेंट है वो मिस्टर मुजुजू, वो भारत भी आए, और अब संबंध नॉर्मल हैं। बांग्लादेश में अभी भी अमेरिका के इशारे पर अभी भी खुराफात, वो वहां पे अस्थिरता बनी हुई है। और अभी इसी महीने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अमेरिका का एक CIA का बड़ा ऑपरेटिव था, वो होटल में मृत पाया गया। तो उसको लेकर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये ढाका क्या करने आया था। और अब ये घटना नेपाल की हो गई है। इसको केवल ये कहना कि सोशल मीडिया पे, साइट्स पे बैन लगा दिया, इसलिए इतना बड़ा वहां पे आंदोलन हो गया, ये मामले को बहुत छोटा करके बताना है, और जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको जो है उनसे आंख मोड़ना है। तो मामला व्यापक है, और ये और नेपाल में राजशाही के लिए समर्थन लगातार बढ़ रहा है। आज से 5 से 7 साल पहले वहां जब भूकंप आया था, उसके बाद से नेपाल में अमेरिका के पैसे पर, यूरोप के पैसे पर जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो बड़ी संख्या में एक्टिव हुई हैं। वो यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, लखीमपुर में घुस करके भी कन्वर्जन करा रही हैं, और बड़ी संख्या में सिखों की भी घर वापसी कराई गई है अभी 2 महीने पहले। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है, कि नेपाल को डिस्टेबलाइज करो, उसको अस्थिर रखो, ताकि भारत के लिए परेशानी पैदा हो। तो ये मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद ये मामला अब आ गया है नेपाल में। और इसके पहले इसी तरीके से पाकिस्तान से इमरान खान को भी सत्ता से बाहर किया गया था, क्योंकि वो अमेरिका के पिछलग्गू बने रहना नहीं चाहते थे, और वो पिछले 3 साल से जेल में हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का षड्यंत्र है, और जिससे हमें सावधान रहना होगा। और भारत में भी जो विपक्षी दल हैं, वो इनका मोहरा, फॉरेन पावर्स का मोहरा बने हुए हैं। और एक नेता तो यहाँ तक कह चुके हैं कि भारत में केरोसिन छिड़का हुआ है, केवल तीली लगाने की जरूरत है। आप जानती हैं, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है वीरेंद्र जी। जमशेद जी, कहीं ना कहीं जो प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि जो सोशल मीडिया पर ये जो बैन लगाया गया था कुछ साइट्स पर, उनको हटा दिया जाए। हालांकि अब देखा गया कि जो बैन था उसको हटा दिया गया है, लेकिन अगर बात करें विरोध प्रदर्शन की, क्या ये विरोध प्रदर्शन थम चुका है या फिर अभी भी जारी है? कैसे हालात है इस वक्त? है यूथ का, और जो जेड जनरेशन का नाम दिया गया है उस यूथ के ग्रुप को जेड जनरेशन, यानी वो तबका जो साल 1997 से साल 2012 के बीच का जो है जन्मा हुआ, यानी यूथ है। और आपको पता है कि यूथ की लाइफ कैसी है, वो चाहे भारत की बात करें या फिर और किसी देश की बात करें, किसी भी मुल्क की बात करें, वहां पर यूथ की लाइफ क्या है, सोशल मीडिया पर डिपेंडेंट पूरी तरह से। तो एक तरह से अगर कहा जाए, जो कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर बैन लगाया और उस कारण से ये जो यूथ था वो नाराज हुआ और इसने इतना उपद्रव मचाया। हालांकि त्रिपाठी जी ने बहुत गहरी बात कह दी है। अगर वहां से हम वहां तक पहुंचेंगे तो कई सारी ऐसे मुल्क हैं जहां पर ये चीजें हुई, लेकिन अभी फिलहाल नेपाल का ये आंतरिक मामला है और उसको किस तरीके से वो निपट रहे हैं
ये भी देखने ठीक वाली है जमशेद जी, लेकिन ये जो 24 घंटे का समय देखा गया जिसने नेपाल को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया, अगर बात प्रदर्शन की करें, जो तस्वीरें सामने आई, देखिए सबसे पहले तो स्थानीय पुलिस जब वहां पर पहुंची हालात को काबू करने के लिए, उनसे भी ये हालात नहीं संभले। उसके बाद जब सेना को उतारा गया जमीनी स्तर पर और कहा गया कि अब आप हालात को संभालिए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किस तरीके से वहां पर पानी की बौछारें की गई कि किसी तरह से जो प्रदर्शन है वो रुक जाए। तस्वीरें वाकई बेहद ही खतरनाक तस्वीरें थी। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोगों की जानें चली गई हैं, बड़ी संख्या में लोग जख्मी हैं, अभी भी उनका इलाज जारी है। लेकिन बात करें ये प्रदर्शन कितना सही था, सोशल मीडिया के माध्यम से कहा जा रहा था कि वो अपनी बातें रख सकते थे, जो सरकार भ्रष्टाचार कर रही है उन बातों को आगे तक वो पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन उसी पर रोक लगा देना, यानी कि जो पूरा ठीक रहा है वो सरकार पर ही फोड़ दिया गया। कितना सही था ये प्रदर्शन? देखिए जाहिर सी बात है, ये जो उबाल होता है वो धीरे धीरे नहीं होता है, कहीं ना कहीं पीछे से बहुत लंबी एक साजिश तो नहीं कहूंगा, एक बहुत लंबी प्लानिंग होती है और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है। हमारे यहाँ भी ऐसा एक बार हुआ था त्रिपुरा की, अगर आपको याद होगा, विधानसभा में ऐसे ही अराजकता हुई थी और इस तरह से विधानसभा में लोग घुस गए थे, कई सारी फाइलें जला दी गई थी, तोड़फोड़ हुई थी। हम म्यांमार का ले सकते हैं उदाहरण, वहां पर भी इस तरह की घटनाएं हुई, या फिर हम अभी अपने पड़ोसी बांग्लादेश की बात कर सकते हैं, इस तरह की घटनाएं हुई। तो ये चीज त्वरित नहीं होती है, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक लंबी प्लानिंग होती है, वो धीरे धीरे उबलती रहती है और ये उबाल फिर जो सामने आता है वो इस तरह से आता है जैसा कि हमने नेपाल में देखा। हालांकि ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि सरकार के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर भी है। भाई उनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? अगर इस तरह की साजिश हो रही थी या इस तरह की घटना को अंजाम देने की बात चल रही थी तो अचानक से तो लोग घुस नहीं गए होंगे, अचानक से तो ये हुआ नहीं होगा कि इतने लोगों ने जान गंवा दी और इतने सैकड़ों लोग इसमें घायल हो गए और आपको सेना उतारनी पड़ी, पुलिस से नहीं संभला। तो ये अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे भी उनका इंटेलिजेंस क्या होगा, क्या हो रहा होगा, उनकी एलआईयू क्या कर रही होगी, उनका पुलिस महकमा क्या था, क्या बिल्कुल पूरी तरह से एक्टिव नहीं था, इतनी बड़ी घटना हो जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं सोचने की बात है कि अगर शुरुआत हो रही है तो उसको कहीं ना कहीं देखने वाली बात थी और धीरे धीरे वो बढ़ करके इस मकाम पर पहुंची कि कितनी बड़ी घटना हुई जिससे पूरा देश हिला, पूरा देश नहीं बल्कि भारत में भी इसका असर देखने को मिला। ठीक है वीरेंद्र जी, जिस तरीके से अभी जमशेद जी इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि कहीं ना कहीं भारत पर भी इसका असर बिल्कुल पड़ता हुआ नजर आएगा, ये जो एक बड़ा आंदोलन, बड़ा प्रदर्शन जनजी की तरफ से देखने को मिला, क्या लगता है किस तरीके का जो प्रभाव है वो भारत में पड़ेगा, किस तरीके से देखा जा रहा है अब इसे? देखिए भारत को जो नेपाल में समय समय पर अस्थिरता आती है और जो समस्या आती है तो भारत को तो लंबा अनुभव है कि कैसे नेपाल की समस्या से निपटा जाएगा। और आपको याद होगा कुछ 3 दशक पहले जब वहां पे राजशाही का समाप्ति हुई थी और जो वहां के किंग ज्ञानेन्द्र की पूरे परिवार की वहां के राजमहल में हत्या कर दी गई थी, पूरा परिवार ही साफ हो गया था। तो नेपाल में इससे बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं और जो हाल में नया परिवर्तन आया है कि नेपाल ने वहां जब से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई है उन्होंने उत्तर भारत में उत्तराखंड का जो जिला प्रताप जो पिथौरागढ़ है और लिपू लेक है उसको उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया है कि ये नेपाल की भूमि है। उन्होंने उसको अपने नक्शे में भी शामिल कर लिया है। तो ये केवल जो है ये नेपाल से की तरफ से जो इस तरीके से भड़काने वाली जो कार्रवाई हो रही है ये केवल नेपाल सरकार की ओर से नहीं हो रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। और हमारा ध्यान इस ओर तब जाता है जब सड़कों पे हमको व्यापक हिंसा देखने को मिलती है और वो वहां कल से हो रही है। और आज भी लेकिन जिस तरीके से ये जो छात्रों का ये प्रदर्शन देखने को मिला, ये साफ तौर पर कहा जा रहा था कि ये जो प्रतिबंध पहले लगाया गया था सोशल मीडिया पर, कहीं ना कहीं जो सरकार है वो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको दबाने की कोशिश कर रही है और इसी के चलते जो बैन है वो लगाया गया था। क्या लगता है यही वजह है? ये बैन तो केवल एक ट्रिगर था। हाँ, बैन एक ट्रिगर था, बैन एक टिपिंग पॉइंट था जिसने आंदोलन को एकदम सतह पे ला दिया और धैर्य का बांध टूट गया। तो बैन वॉज मियरली ए ट्रिगर, बैन और सोशल मीडिया केवल एक ट्रिगर था। और उसके बाद जो है जो गुस्सा, जो असंतोष एक साल से अधिक समय से पनप रहा था वो कल सामने आ गया। और अभी भी स्थितियां वहां सामान्य नहीं हुई हैं। कल गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ है, आज स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हुआ है और अभी खबर आ रही है कि केपी जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं ओली
वो साहब जाना चाहते हैं दुबई अपना इलाज कराने। अब पता नहीं वो इलाज कराने देश के बाहर जाना चाहते हैं या वो देश से छोड़ के भागना चाहते हैं, ये अभी स्पष्ट नहीं है। और लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, जो कुछ नेपाल में हो रहा है वो सब विदेशी शक्तियों का एक खुला खेल है, खतरनाक खेल है, जि- जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, जिसका आखिरी उद्देश्य केवल भारत के लिए समस्या खड़ी करना है, भारत के लिए दबाव बनाना है। जैसा कि यूरोपियन ताकत और बाकी भारत अमेरिका के बीच क्या चल रहा है पिछले 2 महीनों से, किस तरह के बयान अमेरिका में आ रहे हैं। वहां का जो ट्रम्प का सलाहकार पीटर नवारो कह रहा है कि रूस से सस्ता तेल खरीद कर भारत के ब्राह्मण फायदा कमा रहे हैं। तो अब उसने अब उसको क्या समझ है भारत की, इससे स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मणों को उसने तेली बना दिया, कि ब्राह्मण तेल के व्यापारी हो गए। अरे भाई, क्रूड ऑयल जो है भारत में इंपोर्ट का काम सारी सरकारी कंपनियां करती है। इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, और बाकी 2 प्राइवेट रिफाइनरीज हैं। एक मल्टीनेशनल की है, दूसरी मुकेश अंबानी की है। इसमें जाति एंगल क्यों जोड़ दिया उसने? तो जाति एंगल जो उसने जोड़ा है, इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि अमेरिका की सरकार भी भारत के अंदर जाति मजहब के आधार पर खुराफात और कोई ना कोई सबवर्सिव ध्वंसात्मक कार्रवाई करने की योजना बना रही है। और उन्होंने एक ट्वीट किया पीटर नवारो ने, कि उसमें प्राइम मिनिस्टर भगवा वस्त्रों में बैठ के ध्यान लगा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की धार्मिक पहचान को लेकर ट्वीट करना, उसके ऊपर व्यंग करना, यह भी बताता है कि अमेरिका की जो मानसिकता है उसमें कितना जहर भरा है भारत के लिए। तो ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं, और ये कौन कहां से लिंक हो रहा है, ये इसको गहन अध्ययन के बाद ही मालूम पड़ता है। और ये मत समझिए कि ये कल ये अभी नेपाल में हो रहा है तो कल कुछ कुछ नया बवाल श्रीलंका में नहीं हो सकता, कोई नया बवाल पाकिस्तान में नहीं हो सकता, कोई कोई नया बवाल बांग्लादेश में नहीं हो बिल्कुल। सकता, या कोई और जो हमारा पड़ोसी देश है। तो यूरोपियन अमेरिकन जो कॉलोनियल पावर्स हैं, ये पूरे दुनिया में अपना प्रभुत्व जमाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जाति मजहब की लड़ाई इन्होंने पिछले पिछले 100 साल से पूरा पश्चिम एशिया, पूरा अरब वर्ल्ड खोल रहा है। लाखों लोग मर चुके हैं, अभी भी हजारों लोग मर रहे हैं बिल्कुल। फिलिस्तीन गाजा की में इजराइल की लड़ाई में। तो उनके लिए 2 4 10 लाख 50 लाख लोगों का मौत कोई बहुत छोटी बात है यूरोपियन पावर्स के लिए। उनको पूरे दुनिया में अपना प्रभुत्व बनाए रखना है। बिल्कुल। हमें इस ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देखना होगा कि ये मामला पूरे साउथ एशिया का, पूरे एशिया का, और पूरी जो थर्ड वर्ल्ड है या जो ग्लोबल साउथ है, ये उसका मामला है। ये किसी जाति या मजहब का मामला नहीं है। बिल्कुल ठीक है वीरेंद्र जी। जमशेद जी, जो दो तरफा वॉर इस वक्त देखा जा रहा है नेपाल में, देखिए एक तरफ जो छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम आवाज उठाते हैं, इसी वजह से सोशल मीडिया को बंद कर दिया जा रहा है, जो भ्रष्टाचार सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जब हम ये बात रखना चाहते हैं देश के सामने, इसीलिए देखिए बैन लगा दिया गया। और दूसरी तरफ देखिए जब इस तरीके का प्रदर्शन एक बड़ा रूप लेता हुआ नजर आया, सरकार की तरफ से यह कहा गया कि इस मुद्दे को बहाना बनाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसीलिए सोशल मीडिया साइटों को फिर से खोलने का हमने फैसला ले लिया। तो कौन सही कौन गलत, ये भी एक बड़ा सवाल है। प्रिया जी, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि अगर सरकारें निरंकुश हो जाती हैं, सरकारें जो है आवाज दबाने की कोशिश करती हैं, और फिर चाहे किसी भी मुल्क की बात हो। आपने देखा होगा कि मीडिया जहां पर सही इस्तेमाल नहीं करता, सरकारों के दबाव में काम करता है, तो वहां पर ये चीजें सामने आती हैं। नेपाल में भी कुछ ऐसा है। सरकार का ये कहना है कि बहुत सी ऐसी सोशल साइटें थी जो फर्जी चल रही थी। कई नाम, ये मेटा है या ट्विटर है, कई तरह की ऐसी साइटें हैं जो बिना उसके चल रही थी जानकारी के, और वो फर्जी तरीके से चल रही थी। क्या अब सरकार को ये ज्ञान हुआ कि जिस तरीके की साइटें फर्जी तरीके से चल रही थी, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सरकार की जो दिक्कतें थी, जो कमियां थी, उनको उजागर करने का काम जो होता है वो सोशल मीडिया पर आ जाता है। फिर वो चाहे कोई भी साइट हो, किसी भी हैंडल से किया जाए, लेकिन हाँ, जनता जागरूक हो चुकी है, चाहे यहाँ की हो चाहे कहीं की हो। अगर कोई बात होती है, कोई दिक्कत होती है, सोशल मीडिया पर से ही आगे बढ़ाती है। तो ये उन्होंने कहा। जो छात्र हैं उनका कहना सही है, जो सड़कों पर है, कि हम जो है सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले थे या जो इस तरीके की बातें थी, वो हम सामने ला रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से।
लेकिन सरकार ने हमारी आवाज को दबाने का काम किया, उन सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन सरकार का कहना इसके जस्ट उलट है कि ये अकाउंट से अफवाहें फैला रहे थे, सरकार के खिलाफ जो है वो बातें फैला रहे थे, इसलिए हमने इन पर बैन लगाया। और ये फर्जिफिकेशन वाली बात है, यानी कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं सरकार की तरफ से भी कि फर्जी तरीके से साइटें थी इसलिए हमने बंद किया है यहाँ पर, और ये सरकार के खिलाफ गतिविधियां हो रही थी इसलिए हमने बंद किया है। बिल्कुल जमशेद जी, देखिए जवाब इस वक्त दोनों के पास है, चाहे वो सरकार की तरफ से ले लिया जाए या फिर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से ले लिया जाए। बार बार दोनों के पास ही ये आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो सरकार हो, वो लगातार ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि गलत तरीके से भ्रामक चीजें फैलाई जा रही थी। दूसरी तरफ जो नौजवान ये प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका ये साफ तौर पर कहना है कि हम अपनी बात को रख रहे थे, ये जो सरकार इतना भ्रष्टाचार कर रही है, हमारी आवाजों को दबाने का काम कर रही है, और इसीलिए सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम था, एक ऐसा मीडियम था जिसके माध्यम से हम अपनी आवाज रख सकते थे, लेकिन उसी को बंद कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए तरीका यही होता है, कोई भी साइट होती है, उनका जो लोकल ऑफिस होता है उसमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कोई भी साइट होगी। और आपको मालूम है ज्यादातर साइटें कहाँ की हैं, अमेरिकन है, यूरोपीय है। चाइना इन मामलों में पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर है, वो बाहर की साइटों को अपने यहाँ एंट्री नहीं देता। वो ये कहता है कि ठीक है हमारी अपनी साइटें लोकल साइटों को एंट्री देता है, वो अपने यहाँ एंट्री नहीं देता। आप कैसे वहाँ पर व्हाट्सएप या फिर ट्विटर या इन सब चीजों को वहाँ पर बैन है। लेकिन हाँ, जो इधर की हम बात करेंगे, एशियाई देशों की अगर हम बात कर रहे हैं, नेपाल है, भूटान है, या बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, भारत है, इन सब में सारी साइटें चल रही हैं। और बहुत सारी साइटें अभी बैन भी लगाया गया, इंडिया में भी ऐसा कानून आया कि बहुत सारी सोशल साइटें ऐसी थी जिनको सरकार ने बंद किया। इस तरह से सरकार का यही कहना है वहाँ के कि हमारे ऊपर जो ये था, एक लग रहा था कि सरकार के खिलाफ बातें फैलाई जा रही हैं, सरकार के खिलाफ गतिविधियां हो रही हैं, इसलिए हमने इस तरह के कदम को उठाया। तो जहां तक कहना है सरकार का अपनी तरफ से कहना सही है, लेकिन छात्रों का जो कहना है वो उनका भी कहना सही है। क्योंकि अगर हम उनकी लाइफ को देखें तो पूरी लाइफ चाहे कहीं की भी हो, स्टूडेंट लाइफ को देख लें, वो सोशल मीडिया पर डिपेंड है। और आजकल के दौर में कहीं भी कोई दिक्कत या होती है या कोई घूस ले रहा है कोई अधिकारी, उसने तुरंत वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो इस तरीके की गतिविधियां नेपाल में भी हो रही थी, तो इसमें बुराई क्या थी? बिल्कुल ठीक है जमशेद जी। वीरेन जी, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है इस प्रोटेस्ट के बाद, क्या ये जो प्रोटेस्ट इतना बड़ा रूप लेता हुआ नजर आया कि पुलिस से भी ये नहीं संभला, सेना से भी कहीं ना कहीं ये नहीं संभलता हुआ नजर आया, लेकिन नौजवानों के लिए ये प्रोटेस्ट करना इतना ही क्या ये मुमकिन था, या फिर वाकई में इसके पीछे और कोई चेहरे भी हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी तक सामने नहीं आए हैं? देखिए, श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में तीनों जगह जो बात देखने में आई है कि हमेशा कोशिश होती है कि जो आपने देखा होगा एक शब्द का प्रयोग हो रहा है, जनरेशन जेड, यानी जो लोग 1990 के बाद पैदा हुए हैं। तो यही युवा लोग जो आज 20 से 30 साल की उम्र के हैं, यही लोग सबसे आगे थे छात्रों के आंदोलन में, ढाका में, बांग्लादेश में। यही लोग सबसे आगे थे श्रीलंका में, और यही जनरेशन सबसे आगे है नेपाल में। तो जो भी शक्तियां इनको इंस्टिगेट करती हैं, भड़काती हैं, इनको मैनिपुलेट करती हैं, उनकी कोशिश सबसे पहली ये होती है कि हिंसा होनी चाहिए। भारत में भी किसान आंदोलन के नाम पर, नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन के नाम पर हिंसा भड़काने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन भारत सरकार ने और दिल्ली की सरकार ने और तमाम राज्यों की सरकारों ने संयम बनाए रखा। वो चाहते हैं हिंसा हो, वो सरकार को मजबूर करते हैं कि आप की जो है कि पुलिस गोली चलाए। यही यूपी में हुआ, यही दिल्ली में हुआ था दिसंबर 19 और जनवरी 2020 में। शाहीन बाग में यही प्रयास किया गया था कि पुलिस बल का प्रयोग करके सड़क खुलवाए। यही प्रयास जो है दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे किया गया था, जब 1 साल किसान बैठे रहे कि सरकार पुलिस बल का प्रयोग करे और हाईवे को खुलवाए। लेकिन सरकार ने लगातार वार्ता के माध्यम से उस विवाद को, उस आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से हल करने का हर संभव प्रयास किया। नेपाल में ये नहीं हो पाया, बांग्लादेश में ये नहीं हो पाया, श्रीलंका में ये नहीं हो पाया, इसलिए विदेशी ताकतें वहां सफल रही, और यही प्रयास अब नेपाल में हो रहा है। तो ये हिंसा जो हुई है और 14 या 19 लोग मारे गए हैं, ये नेपाल की सरकार का बहुत बड़ा फेल्योर है कि क्या बातचीत के कोई रास्ते नहीं थे हिंसा को रोकने के।
ये बात सही है कि बातचीत के जरिए सारी समस्याओं का, उनकी शिकायतों का बिल्कुल समाधान वीरेंद्र जी, संभव देखिए नहीं था, एकदम से छात्र लेकिन जो थे हिंसा वो को सड़कों रोकने पर के लिए नहीं आ प्रयास तो हो सकते। सकता था। हम्म जी जी। ये जो देखिए प्रोटेस्ट किया जा रहा था, एकदम से ये रातों रात सड़कों पर नहीं आ सकते हैं, इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतार आना। आवाज तो जी छात्रों की तरफ से, जनजी के जो ये प्रोटेस्ट है वो पहले से लगातार उठाई जा रही होगी कहीं ना कहीं। जी जी। हम्म तो इससे ये साफ होता है कि नेपाल सरकार के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जी। उनके द्वारा हिंसा को रोकने के लिए जो भी बातचीत का जो जो एक स्थापित तरीका है किसी भी देश में सरकार के द्वारा, कि समाज में अराजकता की और अस्थिरता की स्थिति न पैदा हो, हम्म और नॉर्मेलिटी बनी रहे। आइए, आपकी शिकायत है, हम उसको सुनेंगे, ये तरीके हैं, हम समाधान करेंगे। और सरकार का हर संभव ये प्रयास होता है, विश्व के हर देश में, खाली भारत या नेपाल में नहीं, हम्म कि हिंसा को रोका जाए और जो 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 निर्दोष नागरिक हैं उनकी जान हानि को रोका जाए। हम्म नेपाल में इस तरह का प्रयास होता नहीं दिखा, ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। बिल्कुल। देखिए वीरेंद्र जी, ये भी एक बड़ा सवाल है कि बार बार क्यों छात्रों को इस तरीके से सड़कों पर ही उतरना पड़ता है, और ये कहीं ना कहीं नेपाल के लिए नहीं है, ये हर देश के लिए भी ये सवाल है कि क्यों पहले से जब वो अपनी बातें रखते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं, तो उनकी आवाज को सरकार नहीं सुनती है, उसके बाद जब ये प्रदर्शन का रूप ले लेते हैं तब कहीं ना कहीं सरकार आगे आती है। तो क्यों इस तरीके का मौका दिया जाए छात्रों को? उससे पहले जब वो आवाज सरकार, उठाते हैं, अपनी मांग रखते हैं, तब क्यों नहीं सुना जाता है उनकी बात? देखिए, नेपाल की सरकार की बात जहां तक कही जाएगी तो अब सरकार तो उतना ही सुनेगी ना जो उनके आका उनको सुनने के लिए कहेंगे। हम्म तो जहां से वो ताकत, अपनी शक्ति उनको मिल रही है, और जिन विदेशी शक्तियों के आधार पे वो संचालित हो रहे हैं, तो उनकी भी एक सीमा है। लेकिन फिर भी नेपाल की सरकार की, मेरा मानना है, ये बहुत बड़ी असफलता है कि इतने बड़े आंदोलन को इतना बड़ा रूप लेने दिया गया। बिल्कुल। नेपाल की इंटेलिजेंस को ये जानकारी ना हो कि इस तरह से गुस्सा फैल रहा है, और छात्र और युवा वर्ग के लोग आक्रोशित हो रहे हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं, उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, और आपने उस गुस्से को काबू करने के बजाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करके आग में घी डालने का काम किया। यानी सरकार ने ही बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए। तो बैन लगाने के पहले अगर कोई प्रयास किया गया होता कि आइए बैठे बात करें, क्या समस्या है, इसका समाधान कैसे हो सकता है, आपका जो कष्ट है, जो आपका दर्द है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रयास किया ही नहीं गया। सीधे आग में घी डाल दिया गया। और उसके बाद जब इतनी हिंसा हो गई तो आपने रातों रात सारे बैन वापस ले लिए, सारे प्रतिबंध उठा लिए। इसका मतलब है कि नेपाल सरकार की या तो असफलता है, या नेपाल सरकार चाहती थी कि ऐसा हो। बिल्कुल ठीक है जमशेद जी। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट का रूप इस वक्त देखा जा रहा है, लगातार जो तमाम खबरें जो हैं, अपडेट्स मिल रहे हैं कि कैसे जो संख्या है घायलों की वो बढ़ती हुई नजर आ रही थी। हालांकि अभी प्रोटेस्ट रुका नहीं है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये जो कहा जा रहा है, तानाशाह एक शब्द जो है वो काफी इस बीच हम सुन रहे हैं कि ये सब जो नतीजा है वो तानाशाही का है। जब आसानी से बातें पहुंचाई जाती हैं सरकार तक, हाँ। देखिए हम चाहते हैं इस चीज को आप देखिए, तो सरकार ये सोचती है कि अरे अभी तो छोटा है, तो रहने दो, कौन 2-4 लोग हैं, लेकिन वो धीरे धीरे उबाल बढ़ता चला जाता है, 2 से 4, 4 से 8, और ये जो गुस्सा जो आगे व्याप्त होता है, फिर वो चाहे स्टूडेंट्स हो या फिर किसान हो, तो त्रिपाठी जी ने किसानों की बात की, या और भी कोई तबका हो, वो धीरे धीरे गुस्सा आगे बढ़ता है। क्यों नहीं सरकारें शुरुआत में ही उन चीजों को सेटल कर लेती हैं, क्यों नहीं सरकारें बातचीत से उन चीजों को निपटा लेती हैं? ये तानाशाही ही कही जाएगी कि भाई ठीक है, जाइए, हम आपकी बात नहीं सुनते। ऐसा नहीं, मैंने कहा ना कि शुरुआत से ही तुरंत ये नहीं हुआ होगा, वो धीरे धीरे ये उबाल आया है, और वो धीरे धीरे उबाल इस कदर बढ़ गया कि वो अराजक हो गया। फिर आपको गोलियां भी चलानी पड़ी, फिर उसमें कई लोग मर भी जाते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं, ये सैकड़ों लोगों की बात है। और वो हिंसा जो है वो रुकने का नाम कैसे लेगी? अब आप ये सोचिए कि जिनके लोग घायल हुए हैं, जिन लोगों के घर वाले घायल हुए हैं, जिनके दोस्त घायल हुए हैं, या जिनके लोगों की मृत्यु हुई है, वो इतनी आसानी से कैसे अपने आप को शांत कर लेंगे? वो धीरे धीरे अपने आप को, और अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड होता है कि कैसे लोगों को समझाया जाए कि ठीक है, इसको छोड़िए, आइए हम बातचीत करते हैं,
और जो चीजें हैं जो आसानी से सेटल होती हैं, क्या उनकी मांगे हैं, उनको बैठकर उनकी मांगों पर विचार कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए। बिल्कुल बीच का रास्ता निकल सकता है, बीच का हल निकल सकता है। बिल्कुल जमशेद जी, और क्योंकि ये जब तक हिंसा सरकार की हमेशा तरफ से खत्म हो आश्वासन सकती है, नहीं यही बड़ी मिलेगा, बात है। जब तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, कैसे ये प्रोटेस्ट आकर थम जाएगा? अभी तक ऐसा भी नहीं हुआ है कि सरकार की तरफ से ये कहा गया हो कि हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, आपकी जो भी मांगे हैं हम पूरी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा हूँ हाँ। कि आपने क्यों नहीं सरकारें बैठ करके बातचीत करनी, वो किसी भी चीज की बात हो, हम पॉलिटिकल बात करेंगे या फिर छात्रों की बात करेंगे या फिर बिल्कुल। किसानों की बात करेंगे या फिर महिलाओं की बात करेंगे, कहीं पर भी अगर ऐसी बात आती है तो आप बैठकर बातचीत कीजिए, उनको उनके मसलों को सुलझाइए और उसके बाद उन चीजों को सेटल कीजिए। फिर देखिए कैसे ये ना हिंसा होगी, ना इस कदर इस तरह की चीजें सामने आएंगी। आसानी से बातचीत से हल निकल सकता है। और सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया एक आदमी का एक हथियार बन चुका है और वो जो भी बात कहना चाहता है वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात सरकार के बीच में रखना चाहता है, लोगों के बीच में रखना चाहता है। तभी तो कोई छोटी सी भी घटना होती है, आज हिंदुस्तान में भी कहीं भी कोई घटना होती है, आदमी वीडियो बना करके उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है और वो पूरे भारत में सर्कुलेट हो जाती है। अब उसका क्या असर होगा ये ना सरकारें देख पा रही हैं, ना व्यक्ति वो सोचता है कि इसका असर कहाँ तक जाएगा। अब वो चीजें धार्मिक भावनाओं को भी भड़काती हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं और दिक्कतें ही पैदा करती हैं। तो ये चीजें भी देखना चाहिए कि आखिर शुरुआत हो रही है तो कहाँ से हो रही है और कैसे हम उन चीजों को शुरुआती में हम शुरुआत से ही उसको दबा सकते हैं या समझा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जमशेद सिद्दीकी जी जुड़े हुए थे, साथ ही विदेशी मामलों की जानकार वीरेंद्र नाथ भट्ट हमारे साथ प्राइम चर्चा में जुड़े हुए थे। तो देखा जा रहा है कैसे नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के विरोध में जेनजी छात्रों का उग्र प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन कोई छोटा मोटा प्रदर्शन, एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला, एक बड़ा रूप ये प्रदर्शन लेता हुआ नजर आया और इसके चलते देखिए कई इलाकों में ऐसे हालात बन गए कि कर्फ्यू लगाना पड़ा। और उसके बाद सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जो बगावत कर रहे प्रदर्शनकारी छात्र थे नेपाल की संसद तक भी पहुंचते नजर आए और इस हिंसक प्रदर्शन के चलते अब तक 19 से ज्यादा लोगों की मौत है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और ये देखिए देर रात नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया से जो बैन था उसको हटा दिया है। वहीं आपको बताना चाहिए कि जो प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए। देखा गया कि कैसे ये कहा जा रहा था कि फेसबुक, व्हाट्सएप और एक्स के सहित जो 26 के करीब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उन पर प्रतिबंध लगाकर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको दबाने का जो आरोप है वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे छात्र वो सीधे तौर पर लगाते हुए नजर आ रहे थे। और यही वजह है कि एक बड़ा रूप ये प्रदर्शन लेता हुआ नजर आया। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ा इस प्रोटेस्ट के सामने, छात्रों के सामने, और उसके बाद ये जो बैन लगाया गया था सोशल मीडिया साइट्स पर उनको हटा दिया गया है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।